Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about derivation of Lagrangian equation from D'Alembert's principle. न्यूटोनियन मैकेनिक्स को डिस्कस करने के बाद नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेग्रेंजियन मैकेनिक्स और इस सिलसिले में बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है उनको हमने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था, जहां हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को देखा और D'Alembert's प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। आज हम लेग्रेंजियन इक्वेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं, जो कि लेग्रेंजियन मैकेनिक्स के अंदर एक सेंट्रल इंपॉर्टेंस रखती है। यानी ये हमारे पास वो इक्वेशन है जिसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट पार्टिकल्स की मैकेनिक्स को डिस्क्राइब करेंगे और यही हमारे पास लेग्रेंजियन मैकेनिक्स की बुनियाद है। तो आज के लेक्चर में हम लेग्रेंजियन इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और उसके लिए हम लोग D'Alembert's प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। So what is Lagrangian equation? Lagrangian equation is the second order partial differential equation. First of all, Lagrangian equation हमारे पास एक differential equation है जिसके अंदर derivatives का इस्तेमाल हुआ है और वो derivatives हमारे पास partial derivatives हैं second order के, यानी double derivative हमने वहाँ पे लिया हुआ है। So Lagrangian equation is the second order partial differential equation developed by Italian mathematician. इटली के एक मैथमेटिशियन ने उसको डेवलप किया था, उसको इंट्रोड्यूस करवाया था और वो मैथमेटिशियन हमारे पास था जोसेफ लुइस लेग्रेंजी और उसके नेम के आफ्टर ही हमने इसको लेग्रेंजियन इक्वेशन का नाम दिया है। बाद जगहों पे आप इसको लेग्रेंजियन की बजाय लेग्रेंजी इक्वेशन भी देखेंगे। सो लेग्रेंजियन इक्वेशन या लेग्रेंजी इक्वेशन जो है हमारे पास 1750 में जोसेफ लुइस लेग्रेंजी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। What does this equation tell us? It is equation of motion in terms of generalized coordinates. ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ था जिसको हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम दिया था न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर F इज इक्वल टू ma। उसी तरह से लेग्रेंजियन मैकेनिक्स के अंदर जो हमारे पास लेग्रेंजियन इक्वेशन जिसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं वो हमारे पास वही इंपॉर्टेंस रखती है जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन सेकेंड लॉ की है। तो ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, वहाँ पे हम लोग ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते थे, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का, लेकिन जो लेग्रेंजियन इक्वेशन है इसके अंदर हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल किया। ठीक है। सो इन क्लासिकल मैकेनिक्स इट इज़ इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को ये रिप्लेस करती है इक्वेशन, और वो सारे काम, वो सारी स्टडी जो हम न्यूटन लॉज की मदद से करते हैं वो हम लेग्रेंजियन इक्वेशन की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन इसको इंट्रोड्यूस करवाने की वजह क्या बनी या इसका एक अपर हैंड क्यों है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के ऊपर? because it has the advantage that it takes the same form in any system of generalized coordinates. अगर आप न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करते हैं F इज इक्वल टू एम ए, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास बेसिकली कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हम x, y और z तीन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जाना है, हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जाना है या हमने किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव करना है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो है उस लॉ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन लेग्रेंजियन इक्वेशन के अंदर हमने कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करके हमने उस इक्वेशन को ड्राइव किया है। और ये इक्वेशन आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप उसको यूज़ करें तो उसकी फॉर्म जो है उसको हमें मॉडिफाई नहीं करना पड़ता, उसको हमें चेंज नहीं करना पड़ता। या आप ये कह सकते हैं कि जो लेग्रेंजियन इक्वेशन है दैट इज़ मोर जनरल दैन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। दैट्स वाई कि हम लेग्रेंजियन इक्वेशन जो है उसको स्टडी करेंगे। एज वी हैव डिस्कस कि हम लेग्रेंजियन इक्वेशन जो है उसको D'Alembert's प्रिंसिपल की मदद से ड्राइव करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट रिकॉल कि D'Alembert प्रिंसिपल हमारे पास क्या था। अकॉर्डिंग टू D'Alembert's प्रिंसिपल, सिग्मा आई एफ आई अप्लाइड मीन्स अप्लाइड फोर्स माइनस पी आई डॉट। पी आई डॉट मीन्स हमारे पास मोमेंटम का फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये भी बेसिकली फोर्स की डायमेंशंस देता है। तो ये इसको हमने रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स का नाम भी दिया था या इनर्शियल फोर्स का नाम भी दिया था। सो अप्लाइड फोर्स माइनस इनर्शियल फोर्स या रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स, इसका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं
वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो वो हमारे पास ज़ीरो आता है। ये बेसिकली हमें वर्क की डायमेंशन देता है। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास वर्क जो है वो एक्टिव फोर्सेस का किया जाने वाला वर्क जो है वो अगर ज़ीरो के बराबर है तो हम कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। बेसिकली इक्विलिब्रियम में, डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमने किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम में ही होता है अगर सारी की सारी एक्टिव फोर्सेस का किया जाने वाला जो वर्क है, वर्चुअल वर्क है, वो ज़ीरो के बराबर। यानी वर्क, वर्चुअल वर्क अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक फोर्स है और दूसरा मोमेंटम का डेरिवेटिव है। जो हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर आई, इसको हम इन दोनों टर्म्स पे बारी बारी अप्लाई करेंगे। इसको इसके साथ भी हमने लिखा है हमारे पास एफ आई अप्लाई डॉट डेल आर आई। सिमिलरली जो मोमेंटम का फर्स्ट डेरिवेटिव था उसके साथ भी हमने डेल्टा आर आई, जो कि हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, उसको हमने उस पर अप्लाई कर दिया। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जहाँ पे भी डेल्टा की टर्म आ जाए उसके साथ जो भी कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब वहाँ पे वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम कंसीडर करेंगे, चाहे वो आर हो, चाहे वो क्यू की फॉर्म में हो, किसी और सिंबल के साथ हो, लेकिन डेल्टा साइन का मतलब कि ये हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो टर्म हमारे पास फर्स्ट है इसको हम वर्चुअल वर्क कह सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल वर्क या प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के अंदर हमने वर्चुअल वर्क को इसी से डिफाइन किया था कि अप्लाइड फोर्सेस अगर किसी किस्म का वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कवर करवाती हैं तो हम कहेंगे यहाँ पे वर्चुअल वर्क हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इसको हम वर्चुअल वर्क कह सकते हैं। एक्चुअली ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, हम इन दो टर्म्स को सेपरेटली इवेलुएट करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इन दोनों टर्म्स को इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके हम लैग्रैन्जियन इक्वेशन जो है वो उसको ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म जो है उसको कंसीडर करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास वर्चुअल वर्क है जिसको हम डिफाइन करते हैं सिग्मा आई एफ आई अप्लाई डॉट डेल आर आई, वेयर डेल आर आई इज़ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिफाइन भी कर चुके हैं और ये एक्सप्रेशन हमने वहाँ पे उसके लिए ड्राइव किया था, सिग्मा जे पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे डेल्टा क्यू जे। ये हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। तो ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे डेल्टा आर आई की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा एफ इंटू पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे डेल्टा क्यू जे। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है हमारे पास फोर्स इंटू पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे, इसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स। ठीक है, इसको हम जनरलाइज्ड फोर्स का नाम नहीं देते हैं क्योंकि ये जो चीज़ है हमारे पास पार्शियल क्यू जे, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हमने कहा था वो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर तो वो पोजीशन कोऑर्डिनेट हो तो ऊपर भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ये भी पोजीशन वेक्टर है, ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास सिर्फ फोर्स बच जाएगी। उस केस में हम इसको जनरलाइज्ड फोर्स कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की टर्म्स में इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जनरलाइज्ड फोर्स बनेगी। लेकिन हमने ये भी कहा था कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास पोजीशन की डायमेंशन दे, वो आपके पास कोई भी चीज़ हो सकती है, वो एंगल भी हो सकता है, वो एनर्जी भी हो सकती है, वो मोमेंटम भी हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये टर्म जो है जिसको हमने क्यू जे का नाम दिया है ये एग्जैक्टली हमें फोर्स की डायमेंशन देगी। तो जब ये फोर्स की डायमेंशन नहीं देगी तो हम इसको जनरलाइज्ड फोर्स नहीं कह सकते, लेकिन इसको हम कंपोनेंट्स ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स यानी जनरलाइज्ड फोर्स के एक कंपोनेंट का जो है वो नाम देते हैं। ये इक्वेशन अब हमारे पास बन जाएगी सिग्मा जे क्यू जे, क्योंकि इस सारी टर्म को हमने क्यू जे से रिप्लेस कर दिया है विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स, और डेल्टा क्यू जे जो है वो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। यहाँ तक हमने फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया जो कि बहुत ही हमारे पास एक ईजी प्रोसेस था। नेक्स्ट हम सेकेंड टर्म जो है उसको हम इवेलुएट करेंगे जो कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लेकिन अगर आप उसको साथ साथ समझते जाएं तो it would not create any difficulty. So now consider the second term of equation. second term हमारे पास क्या थी, p डॉट यानी मोमेंटम का सिंगल डेरिवेटिव और उसका डॉट प्रोडक्ट हमने लिया हुआ था अगेन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब हमें पता है कि जो मोमेंटम है वो एम वी के बराबर होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और चूंकि यहाँ पे मोमेंटम का डेरिवेटिव है तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो है हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा। p डॉट को हम लिख सकते हैं एम वी डॉट।
अगेन जो हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होता है, पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे डेल्टा क्यू जे। तो ये जो वैल्यू है ये हम इस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और जो हमारे पास वी डॉट था वेलोसिटी का डेरिवेटिव, उसको हमने डी वी बाय डी टी लिख लिया। ओके जी, ये हमारे पास अगेन वही चीज़ आ गई, उसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। हमारे पास मैथ एज इट इज़ है, वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव था उसको हमने डी वी बाई डी टी लिख लिया। और जो हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट था उसकी जगह पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये टर्म है डी वी आई बाय डी टी पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे, इस टर्म की जगह पे हम यहाँ पे दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, यानी इस टर्म को हमने इन दो टर्म्स के बराबर लिख लिया। अब इन दो टर्म्स के बराबर किस तरह से लिखा है वो चीज़ आप यहाँ पे देखें। अगर हमारे पास वी आई है यानी वेलोसिटी है और पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे यानी दो फंक्शंस हैं, उनका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं टाइम डेरिवेटिव, तो हमें पता है कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज़ लिखेंगे, सेकेंड टर्म का हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे, प्लस जो हमारे पास सेकेंड टर्म है ये एज इट इज़ आ जाएगी और फर्स्ट टर्म जो है उसका हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे। तो ये डी वी बाई डी टी हमारे पास टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट टर्म का। ठीक है, अब यहाँ से ये जो चीज़ है वी आई डी बाई डी टी पार्शियल आर आई और पार्शियल क्यू जे, इसको हम इस तरफ अगर ले जाएं तो ये यहाँ पे माइनस साइन के साथ आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे डी वी आई बाई डी टी। अब ये जो टर्म है अगर आप गौर करें तो यही टर्म हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने डी वी आई बाई डी टी को स्टार्ट पे लिखा है, यहाँ पे डी वी आई बाई डी टी एंड पे है, अदरवाइज़ ये हमारे पास सेम टर्म है। तो इस टर्म की जगह हम ये सारी चीज़, ये टर्म जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो यही काम हमने किया है कि इस टर्म की जगह पे हमने ये वाली टर्म जो है उसको इस इक्वेशन के अंदर लिख दिया है। डेल्टा क्यू जे एज इट इज़ है, एम आई एज इट इज़ है और सिग्मा आई जे भी वहीं पे। अब हम इसके अंदर एक और सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने वेलोसिटी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि इससे पहले हमने जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है। सिर्फ पोजीशन वेक्टर आर को हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की टर्म में डिफाइन किया, लेकिन वेलोसिटी जो है उसको हमने आज तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर हम वेलोसिटी का यूज़ कर रहे हैं। तो वेलोसिटी को भी हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है पोजीशन वेक्टर आर आई विच इज़ द फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स Q1 Q2 एंड सो ऑन अप टू Qn। और चूंकि ये पोजीशन वेक्टर जो है ये टाइम डिपेंडेंट भी है, इसलिए यहाँ पे t का भी इस्तेमाल हुआ है। एज वी नो वेलोसिटी इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर r, या डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव हम ले तो वेलोसिटी के बराबर आता है। तो ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है इसका भी हम लोग टाइम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो थोड़ा मुख्तलिफ नोयत का होगा। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो फंक्शन जिसका हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं उसके अंदर हमारे पास दो तरह के कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हैं, यानी ये फंक्शन फर्दर दो तरह के फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा है। और इस तरह की सिचुएशन में अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स का चेन रूल। इसको हम चेन रूल कहते हैं कि जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं किसी फंक्शन के अंदर तो वहाँ पे आपने डेरिवेटिव किस तरह से लेना है। तो इसका टाइम डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, पहले हम पोजीशन वेक्टर r को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, यानी r का पहले डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू q1 और फिर q1 का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी तरह हम हर टर्म को डील करते जाएंगे। किस तरह से, पहली टर्म हमारे पास Q1 है तो हम लिखेंगे पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल Q1, यानी r का हमने डेरिवेटिव लिया पहले विद रिस्पेक्ट टू Q1, फिर Q1 का हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dQ1 बाई dt। इसी तरह सेकेंड टर्म में भी पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल Q2, हमने r का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू Q2, फिर Q2 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सो ऑन अप टू द nth टर्म। nth टर्म के लिए हम इस तरह लिखेंगे पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल Qn और फिर Qn का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और लास्ट पे पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल t, क्योंकि हमारे पास लास्ट जो वेरिएबल है दैट इज़ t,
और फिर इस t का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास dt/dt आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो टर्म हमारे पास है लास्ट टर्म को छोड़ के पीछे जो हमारे पास एक सीरीज चलती आ रही है, इसमें देखें कि हर जगह पे पार्शियल आ रहा है कांस्टेंट है। जो हमारे पास Q1 जो है ये चेंज हो रहा है Q1, फिर 1+2+3+4 एंड सो ऑन। तो इस तरह की जब हमारे पास सिचुएशन होती है कि सिमिलर टर्म हो, सिर्फ सबस्क्रिप्ट में 1 2 3 4 5 ऐड हो रहे हो, तो हम वहाँ पे सिग्मा की नोटेशन का इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ को जनरलाइज करते हैं, सम करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको भी हम सिग्मा में लिखेंगे, यानी जब बहुत सारी टर्म्स ऐड हो रही हों तो उनको हम सिग्मा की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिग्मा की मदद से रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास रूल क्या होता है कि जो चीज़ सबके अंदर सेम आ रही है, जैसे पार्शियल आ रही है, ये भी पार्शियल आ रही है, हर टर्म के अंदर पार्शियल आ रही है, इसमें हम चेंज नहीं लाएंगे, हम इसको पार्शियल आ रही ही लिख देंगे। जो चीज़ चेंज हो रही है दैट इज़ Q1, Q2, Q3 और Qn तक ये टर्म जा रही है। तो जिस टर्म के अंदर चेंज आ रहा है उसको हम किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। आमतौर पे हम आई से करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि आई ऑलरेडी इस्तेमाल होता है इसलिए हम इसको जे से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये टर्म इसको पहले हम गौर से देखेंगे। हम लिखेंगे पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे, जहाँ पे 1 2 3 चेंज हो रहा है वहाँ पे हम जे लिख देंगे, पार्शियल क्यू जे, फिर डी क्यू जे बाई डी टी, और इसको हम इनक्लोज कर देंगे सिग्मा के अंदर, j इज इक्वल टू 1 to n, जिसका मतलब क्या है कि ये जो हमने टर्म लिखी है इसको आपने कैलकुलेट करना है 1 से लेकर nth टर्म तक। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा सिग्मा जे का मतलब जे को आपने सम करना है, j इज इक्वल टू 1 to n भी आप इसको लिख सकते हैं, या सिंपली सिग्मा जे भी लिख सकते हैं। तो ये हमने जो ऐड हो रही थी टर्म उनको जनरल फॉर्म में सिग्मा का इस्तेमाल करते हुए लिख दिया, पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे डी क्यू जे बाई डी टी, प्लस जो हमारे पास लास्ट टर्म थी टाइम वाली वो एज इट इज़ रही है, पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल टी। यहाँ पे डी टी बाई डी टी का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन डी टी बाई डी टी 1 के इक्वल आ जाएगा, तो वो टर्म यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो डी क्यू जे बाई डी टी है ये हमारे पास क्यू जे का सिंगल डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, और सिंगल डेरिवेटिव को हम डॉट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्यू जे डॉट लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारी जो इक्वेशन है पीछे उसके अंदर वेलोसिटी को लिखा हुआ है वी आई ओवर क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी जो टर्म वहाँ पे इस्तेमाल हुई है वो पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे है। तो हम उस फॉर्म में ले जाने के लिए इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे, यानी ये जो क्यू जे डॉट है इसके लिहाज से हम इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा पार्शियल वी आई ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म पूरी की पूरी एज इट इज़ आ जाएगी। मतलब अगर आप 2x का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास कांस्टेंट 2 आता है ना, तो यहाँ पे भी ये टर्म कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी। और क्यू जे डॉट का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट तो वो हमारे पास पार्शियल क्यू जे डॉट ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट आएगा, जो कि कैंसिल आउट होके 1 बना देगा। तो यहाँ से हमारे पास चीज़ बची सिग्मा आई पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे, प्लस ये टर्म चूंकि कांस्टेंट है इसके अंदर क्यू जे नहीं है, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या आता है हमारे पास 0, क्योंकि इसके अंदर क्यू जे नहीं है हमारा वेरिएबल जिसके लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये टर्म जो है ये कांस्टेंट कंसीडर की जाएगी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। इसका मतलब पार्शियल वी आई ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट जो है ये बराबर होगा पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे की। यहाँ पे पार्शियल क्यू जे है, ये हमारे पास इक्वेशन ए कहलाएगी। अब जो इक्वेशन ए है ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हमने पुट करना है अपनी उस इक्वेशन के अंदर जिसको हमने मॉडिफाई किया था, दिस वन। ठीक है, जहाँ पे हमने वो ये चीज़ सब्स्टिट्यूशन की थी ये वाली, तो हमारे पास ये इक्वेशन 3 प्राइम बनी थी। ये इक्वेशन 3 जो है इसके अंदर ये वाला जो टर्म है हमारे पास पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे, इसकी जगह पे हम वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो अब हमने वेलोसिटी वेक्टर से ड्राइव किया। वहाँ पे हमने लिखा है कि जो पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे है ये बराबर है पार्शियल वी आई ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट के। तो इस टर्म की जगह हम लिखेंगे पार्शियल वी आई ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट इस इक्वेशन 3 के अंदर।
ये चीज़, ठीक है। उस टर्म को हमने पार्शियल वी आई ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट से रिप्लेस कर दिया और बाकी की टर्म हमारे पास एज इट इज़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या किया, ये टर्म जो है इसको कंसीडर करें, ये हमारे पास है डी बाई डी टी पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे। तो हम पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू जे को यहाँ पे लिख के जो हमारे पास डिफरेंशियल है डी बाई डी टी है उसको हम इसको अंदर लिख सकते हैं, यानी हम इन्वर्जन ऑफ ऑपरेटर कर सकते हैं। इन्वर्जन ऑपरेटर से मुराद कि हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर था उसको हमने पहले लिख लिया है और जो हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑपरेटर था उसको हमने आर के ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो जहाँ पे ये दोनों ऑपरेटर इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हो तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जस्ट हमने इनको इंटरचेंज किया, हमने पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट को स्टार्ट पे लिख लिया है और जो डी बाई डी टी है उसको हमने आर आई के ऊपर अप्लाई कर दिया। और हमें पता है कि जब हम आर आई का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो वेलोसिटी के बराबर आएगा। तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी पार्शियल वी आई ओवर पार्शियल क्यू जे। ओके, अब ये जो पार्शियल वी आई ओवर पार्शियल क्यू जे है इस टर्म की जगह पे हम इसको यहाँ पे लिख देंगे पार्शियल वी आई ओवर पार्शियल क्यू जे, और ये जो वी आई है ये साथ में एज इट इज़, और ये डेल्टा क्यू जे जो है ये साथ ऐसे ही चलता आ रहा है। एम आई स्टार्ट पे डेल्टा क्यू जे लास्ट पे, ये चीज़ ऐसे ही चलती आ रही है। जो दरमियान में ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज हमारी टर्म्स हैं उनके अंदर हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखें क्या होगा, इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। यहाँ पे भी हमारे पास वी आई पार्शियल वी आई मौजूद है, यहाँ पे भी वी आई पार्शियल वी आई मौजूद है। अब वी आई पार्शियल वी आई की जगह पे हम सब्सटीट्यूशन करने जा रहे हैं। लेट्स से कि हमारे पास वी आई स्क्वेयर बाय 2 है, इसका अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे 1/2 पहले स्टार्ट पे आ गया, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 2 स्टार्ट पे आ जाएगा, फिर पावर में से एक काम 2 में से एक काम करेंगे तो वी आई बन जाएगा, यानी वी आई स्क्वेयर का डेरिवेटिव आएगा 2vi। और फिर चूंकि ये वाला वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है तो हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट, यानी हमारा उसूल क्या है, पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, फिर जिस टर्म की पावर होती है उसका दोबारा से डेरिवेटिव लिया जाता है। तो अगेन हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल वी आई ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट। अब एक चीज़ यहाँ पे माइंड में रखनी है, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो वी आई है ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि पीछे भी जब हमने ये डेरिवेटिव अप्लाई किया था तो जिस टर्म में क्यू जे नहीं था वहाँ पे हमने ज़ीरो लिखा था, लेकिन ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि क्यू जे जो है हमारे पास ये बेसिकली हमें पोजीशन की डायमेंशन देता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और इसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी हमें वेलोसिटी की डायमेंशन देता है। तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम है, हम इसका डेरिवेटिव इसके लिहाज से ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास वी आई पार्शियल वी आई ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट, ये बराबर आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट वी आई स्क्वेयर बाय 2, ठीक है। तो इसका मतलब जहाँ पे वी आई पार्शियल वी आई ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट है वहाँ पे हम लोग पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट एज इट इज़ और वी आई स्क्वेयर बाय 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड टर्म के अंदर भी हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू जे वी आई स्क्वेयर बाय 2 हम लिख सकते हैं इस टर्म की जगह। यानी ओवरऑल चेंज क्या आएगा कि जहाँ पे वी आई और वी आई पार्शियल वी आई है इसको हम लिख देंगे वी आई स्क्वेयर बाय 2 और साथ में पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू जे या पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट ये एज इट इज़ रहेगा। तो ओवरऑल चेंज जो उस चीज़ के अंदर आएगा वो ये कि जहाँ पे v पार्शियल v था वहाँ पे हम लोग वी आई स्क्वेयर बाय 2 लिख देंगे। फर्स्ट टर्म के अंदर भी वी आई स्क्वेयर बाय 2 आ गया, इसके अंदर भी वी आई स्क्वेयर बाय 2 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो एम आई है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ भी, ये बन जाएगा हाफ एम वी आई स्क्वेयर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे ये भी बन जाएगा हाफ एम वी आई स्क्वेयर। बाकी टर्म्स हैं वो उसी तरह से साथ रहेंगे। अब ये जो हाफ एम आई वी आई स्क्वेयर है ये हमारे पास बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है टी आई, ठीक है। हम पता है कि हाफ एम वी स्क्वेयर काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है और क्लासिकल के अंदर हम काइनेटिक एनर्जी को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी और जब हम इसको सम करेंगे सिग्मा आई सारे पार्टिकल के लिए तो ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर अब हम टी जो है वो लिख देंगे हाफ एम आई वी आई स्क्वेयर की जगह, और ये जो सिग्मा आई है स्टार्ट से ये भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ सिग्मा जे के साथ हमारा एक्सप्रेशन रह जाएगा। तो ये हमारे पास डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल की सेकेंड टर्म थी जिसको हमने सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। और वो हमारे पास पी आई डॉट डॉट डेल आर आई, पी आई डॉट डेल आर आई थी, पी आई के ऊपर भी यहाँ पे डॉट था, देयर इज़ अ मिस्टेक। तो ये चीज़ हमारे पास इसके बराबर आई है सिग्मा जे
डी बाई डी टी यहाँ से एज इट इज़, और इस चीज़ को हमने टी लिखा है तो ये बन गया पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट माइनस ये चीज़ को भी हमने टी लिख लिया पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे, और डेल्टा क्यू जे ये शुरू से इसी तरह साथ चलता आ रहा है, ये हमारे पास फिर यहाँ पे रिटेन रहेगा। ठीक है, तो ये हमने सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई किया डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल की, और बिल्कुल स्टार्ट पे अगर आपको याद हो क्यू जे हमने इस्तेमाल किया था, क्यू जे डेल्टा क्यू जे जो हमने फर्स्ट टर्म की जगह पे लिखा था, वो हमारे पास इक्वेशन 2 हमने उसको कहा था। तो अब डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल में जो हमने दो टर्म्स को सेपरेट आउट किया था, इक्वेशन 2 के अंदर हमने फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई किया है, और ये जो हमारे पास इक्वेशन 4 आई है ये हमने सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई करके निकाली है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल में पुट कर देंगे, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकेंड टर्म। अब इन दोनों टर्म के अंदर डेल्टा क्यू जे आ रहा है तो हम डेल्टा क्यू जे कॉमन लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक हमारे पास ये पूरी टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है साथ डेल्टा क्यू जे, और ये चीज़ ज़ीरो के बराबर है। और हमें पता है कि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो ज़ीरो है, या तो ये ब्रैकेट्स वाली टर्म ज़ीरो है या तो हमारे पास डेल्टा क्यू जे ज़ीरो है। अब जो डेल्टा क्यू जे है ये हमारे पास विर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो हमने कहा था कि विर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट है जो कि बहुत ही स्मॉल वैल्यू रखता है, दैट स्मॉल वैल्यू इज़ नियरली इक्वल टू ज़ीरो बट नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो। वहाँ पे हमने ये चीज़ क्लियर की थी कि ऑल्दो ये इतना स्मॉल है कि हम इसको नियरली इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब जो अंदर टर्म हमने लिखी हुई है ये ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक टर्म जो है वो ज़ीरो के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट चूँकि ज़ीरो हो नहीं सकता, इसलिए ये टर्म जो है ये ज़ीरो के बराबर आ जाए। सिंस डेल क्यू जे इज़ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड कैन नॉट बी ज़ीरो, सो हम लिख सकते हैं कि डेल क्यू जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हैंस जो टर्म ब्रैकेट के अंदर थी वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। और ये चूँकि माइनस साइन के साथ है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, और हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट माइनस पार्शियल टी बाई पार्शियल क्यू जे इज इक्वल टू क्यू जे। दिस इज कॉल्ड नील्सन्स फॉर्म ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कहते हैं नील्सन्स फॉर्म ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन, क्योंकि नील्सन जो है ये भी साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी और उस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी वहाँ पे भी हमारे पास टी और क्यू जे का इस्तेमाल किया गया था, तो इस इक्वेशन को, लैग्रेंजियन इक्वेशन को हम नील्सन इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी यहाँ से हम नील्सन इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए यहाँ तक जो हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन को ड्राइव किया है इसको हम कहते हैं नील्सन्स फॉर्म ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम थोड़ी सी फर्दर मॉडिफिकेशन के बाद जो हमारी फाइनल लैग्रेंजियन इक्वेशन है उस तक पहुँचेंगे। तो सेकंड पार्ट के अंदर फर्दर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हम इसके अंदर करेंगे और फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन का है उसको हम अचीव करेंगे। जो यहाँ तक हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया है दैट इज़ कॉल्ड नील्सन फॉर्म ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल फार्मूला जिसको एक सेंट्रल इंपॉर्टेंस दी गई थी वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ड्राइव करेंगे, इसी रिलेशन को मॉडिफाई कर।